Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? And good morning. आवाज आ रही है सबको? सब ठीक है? ओके। चलिए जी स्टूडेंट्स, हम आज से स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। ठीक है जी। तो नेम से ही शो है कि इसमें हम चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और बर्थ फ्रॉम बर्थ, ठीक है जी, बर्थ से लेके अडल्ट तक जो पीपल्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं वो सारे फील्ड में हम डील करते हैं। ठीक है जी। ओवरऑल हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम जनरल पीड्स डिस्कस करेंगे, जनरल पीड्स में क्या होता है, और फिर उसके बाद हम सिस्टेमिक डिजीजेज इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है कि आपको पोर्टफोलियो भी इसमें आपको बनाना होता है। इसके अलावा इसमें आपका वाइवा होगा साथ में पीड्स के पेपर के साथ। ठीक है। तो कुछ स्किल्स भी होती हैं, वो भी हम लास्ट पे जो है वो रिव्यू करेंगे, जो कि पीड्स के हवाले से होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आपकी दुआओं से। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। ठीक है जी। तो इसमें हम पहले जर्नल पीड्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम सिस्टमैटिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर देन हम उसके साथ-साथ पोर्टफोलियो अपना प्रिपेयर करेंगे और साथ में क्विज़ करेंगे। और इसमें आपके क्लिनिकल्स भी होंगे। जब आप लोगों ने क्लिनिकल्स पे जाना होगा, तो उसी दौरान, उसी रोटेशन में आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बनाने होंगे। ठीक है जी। तो चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा और इसका फर्स्ट लेक्चर है जी, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओके। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे आज के सेशन के कुछ इस तरह से हैं। एट द एंड ऑफ सेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीड की डेफिनेशन आनी चाहिए, पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड व्हाट इज पीड। देन है जी डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ गुड पीडियाट्रिक नर्स। ठीक है जी। गुड, एक अच्छी जो नर्स होगी जो कि पीड्स यूनिट में वर्कआउट कर रही होगी, जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट को डील कर रही होगी, तो उसमें ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो अपने पेशेंट को जो है ना प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके, वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देन है एक्सप्लेन रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है जी। रोल क्या होंगे, यानी कि उसमें डिफरेंट सेटिंग्स में एज अ पीडियाट्रिक नर्स जो है उसने कौन कौन से रोल परफॉर्म करने हैं और किन चीज़ों पे जो उसने फोकस करना है। और वो जैसे नर्सिंग के रोल्स होते हैं, नर्सिंग के रोल्स होते हैं, इसी तरह पीडियाट्रिक नर्सिंग के रोल्स होंगे, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इस सेशन का लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है जी, लर्न अबाउट फैमिली ओरिएंटेड केयर एंड पेरेंट एजुकेशन। ठीक है जी। इसमें हम फैमिली को डिस्कस करेंगे। जब हम पीड्स की बात करते हैं तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी पीड्स पेशेंट की बात की जाएगी, पीडियाट्रिक हेल्थ की बात की जाएगी, तो उसके साथ फैमिली मस्ट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो अपनी केयर खुद से नहीं कर सकते और ना ही वो जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ना ही वो अपने ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कौन सा उनके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना है कि फैमिली को इन्वॉल्व करना है, केयर गिवर को इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए हमें फैमिली ओरिएंटेड केयर प्रोवाइड करनी है और साथ ही पेरेंट एजुकेशन जो है वो हम देंगे। चलें जी, इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करते हैं तो द नर्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ टीम इन केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है जी। यहाँ पे टी जो है एब्सेंट है मिस्टेकनली। तो इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट होता है नर्स, एज अ नर्स जो है ना आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हेल्थ टीम सिस्टम का। ठीक है जी। जो कि सिर्फ सारी पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करती हैं, ना कि हम इसमें जो है सिर्फ चिल्ड्रन को ही। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पीड डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको जो है हमारा जो मेन फोकस है वो पीड्स पे होगा।
मुबीन, आप बच्चे अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आपको वॉइस में प्रॉब्लम अगर आ रही है। बाकी सबको वॉइस क्लियर है या उनको भी प्रॉब्लम है? और ऑडियो ठीक है या वीडियो ठीक है? किस किस को इशू आ रहा है वो काइंडली अपनी इंटरनेट एक्सेस जो है वो चेक करें और अपने लिंक फ्रेश करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पीड्स है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट डे से ही इस पे आप फोकस करें। और इसके लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आप बॉम्स की जो है वो यूज़ करेंगे। और साथ में परवेज़ अख्तर की जो पीडियाट्रिक है बुक, वो आप दोनों जो है ना एज अ रेफरेंस बुक जो है ना इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एमसीक्यूज बुक्स होती हैं कुछ, उसमें अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एनक्लेक्स की फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करें कि वॉर्म्स को प्रेफर करें ज़्यादा, जो बेस्ट है। फर्स्ट यूनिट्स के लिए जो जनरल पीड्स है उसके लिए आप जो है परवेज़ अख्तर की जो बुक है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक के लिए और नर्सिंग केयर के लिए जो है आपको वॉर्म्स जो है वो रेफर करनी पड़ेगी। उसमें ज़्यादातर पेपर जो है उसमें से आता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बुक्स के नेम जो है वो टेक्स्ट कर दिए हैं। काइंडली आप इनको जो फॉलो कर लें। ये 2 मेन बुक्स हैं जो कि आपने इसमें से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी? मैं साथ-साथ बता दूँगी कि कौन से यूनिट हैं और आपने किस में से ज़्यादा उस पे फ़ोकस करना है। ओके, देन है जी द पीडियाट्रिक नर्स गिव्स डायरेक्शन बेडसाइड केयर टू द सिक चिल्ड्रन। ठीक है जी? अब पीडियाट्रिक नर्स का जो है मेन रोल है, उसने बेडसाइड जो केयर है प्रोवाइड करनी है सिक चिल्ड्रन को। इसके अलावा गाइड करना है फैमिलीज़ इन देयर केयर फॉर देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द हेल्थ एंड इलनेस इन हॉस्पिटल्स एंड एट होम। ठीक है जी? जो पेडियाट्रिक नर्स है वो क्या करती है, एक तो बेड साइड केयर प्रोवाइड करेगी चिल्ड्रन को, दूसरा चिल्ड्रन के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी गाइड करेगी। और हॉस्पिटल्स में वो एडमिट हैं या वो होम केयर पे हैं, किस तरह से हैं वो सारे उसके बारे में उनकी पेरेंट एजुकेशन करेगी। स्टूडेंट्स, ये बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए आपको लाइब्रेरी से कंसर्न करना पड़ेगा, मिस सदर से कंसर्न करें। या फिर आप जो है इसमें रेफरेंस बुक जो हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होती हैं नेट पे, यूनिट वाइज आप उसको देख सकते हैं। परवेज अकबर तो इजीली अवेलेबल है मार्केट से, लेकिन वॉन क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पीड्स पढ़ रहे हैं अगर आपको उसकी डेफिनेशन नहीं आती तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी? स्लाइड्स आई विल शेयर यू। मेरी मोस्टली स्लाइड्स जो हैं उन दोनों बुक से होती हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी। डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग अगर आप देखें, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन from birth to adolescence, with emphasis on the physical growth, mental, emotional and psychosocial development। ठीक है जी? अब इसमें आप इसको कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, साइंस है या एक आर्ट है जिसमें नर्स क्या करती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी चिल्ड्रन को फ्रॉम बर्थ से लेके अडल्ट पीरियड तक। ठीक है जी? अडल्ट पीरियड तक जो है वहाँ तक उसको केयर प्रोवाइड करेगी। जो सारे पेशेंट इसमें इस एज कैटेगरी में आएँगे वो पीड्स में आएँगे। और उसने ना सिर्फ उसकी फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करना है बल्कि उसकी मेंटल जो लेवल है उसको भी फोकस करना है, उस पे भी अपना जो है ना उसको फोकस कराना है, अटेंशन देनी है। इसके अलावा उसके इमोशनल और एंड साइको सोशल जो डेवलपमेंट है उस पे भी उसने फोकस करना है। ठीक है जी? नॉर्मली आप लोगों ने क्या होगा कि यूनिट्स में अगर आप जाते हैं, फील्ड यूनिट्स में जाते हैं या गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं, तो वहाँ पे जस्ट मेडिकेशन जो है प्रोवाइड की जाती हैं और जो नर्सेज हैं सिर्फ मेडिकेशन की हद तक जो है वो केयर प्रोवाइड कर रही होती है। अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड केयर नहीं है।
इसलिए अगर आप स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं और अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हैं, फेथफुल हैं, तो आपको ये 3-4 जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि उसकी फिजिकल ग्रोथ से, उसकी मेंटल, उसकी इमोशनल और साइको सोशल जो डेवलपमेंट है, इन सारों फेसेस को जो है इस पे अपना फोकस करना है। ठीक है जी। फिजिकल ग्रोथ से मतलब है कि उसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो अच्छी रहे, उसकी वो हेल्दी डाइट ले, उसकी जो एक्टिविटी लेवल है वो उसका बेहतर हो। मेंटल में है आप उसको प्ले जो है उसका प्ले वाला इन्वायरमेंट जो है उसका क्रिएट करें ताकि बच्चे को हॉस्पिटल से डर ना लगे और वो उसको फ्रेंडली एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है ना ली। ठीक है जी। फिर इसी तरह जब वो वहाँ पे प्ले करेगा, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे बच्चे, तो उनका क्या होता है कि उनका एक तो फ़ियर कम होता है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से, दूसरा उनका आप ये कह सकते हैं कि उनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट है जी क्वालिटीज़ ऑफ गुड पीडियाट्रिक नर्स। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एज़ अ नर्स अगर आप पीड्स यूनिट में एनआईसीयू में वर्क कर रही हैं या आप किसी भी पीड वार्ड में काम कर रही हैं, तो एज़ अ नर्स जो है आपकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिससे आप बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है? हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हमने पीड्स की बात करनी है तो हमारा फ़ोकस जो है सिर्फ़ बच्चों पे नहीं होना, बल्कि उनकी फैमिलीज़ पे भी होगा। तो द गुड पीडियाट्रिक नर्स मस्ट बी गुड ऑब्जर्वर। ठीक है जी। फर्स्ट वन जो है वो गुड ऑब्जर्वर, तो गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। वो जो है क्विकली जो है ना ऑब्जर्व करे और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करे बच्चे बच्चा क्या फील कर रहा है, पेशेंट जो है हमारा पीडियाट्रिक वार्ड में है वो क्या फील कर रहा है, उसको डर तो नहीं लग रहा, या वो ज़्यादा क्राई कर रहा है तो किस वजह से वो क्राई कर रहा है, अगर उसको पेन हो रही है या फिर उसको भूख लगी है या उसका डायपर चेंज होने वाला है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अगर आप गुड ऑब्जर्वर हैं तो आप उससे ऑब्जर्व कर सकती हैं। क्योंकि जितने छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फिर आपने एज़ अ ऑब्जर्वर जो है ना ये इन चीज़ों को सेट करना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो आप फिर ही उसको प्रॉपर केयर दे सकेंगी और उसको जो है प्रॉपर जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी और साथ में उसका ख्याल करेंगी। दूसरा है जी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अब आपने सुना होगा बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है जी। अगर इसी फिनोमेना पे अगर आप फोकस करें तो क्या होगा कि बच्चा आपने उसके साथ बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहना है। आपने उनके साथ झूठ नहीं बोलना और उनके साथ ट्रूथफुल रहना है, लॉयल्टी शो करनी है और सच्चाई के साथ रहना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक नर्स है, अगर पीड्स वार्ड में है और वो पेशेंट की केयर कर रही है, आपने किसी 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को इंजेक्शन लगाना है, तो एज़ अ नर्स आप उसे कहती हैं कि बेटा आप इंजेक्शन लगवा लें, मैं आपको जो है ना मैं आपको फिर इसके बाद कैंडी दूँगी। ठीक है जी। लेकिन क्या होता है वो आप इंजेक्शन लगा देती हैं और आप उसको बाद में कैंडी नहीं देती, तो उसका आपसे ट्रस्ट उठ जाएगा। ठीक है जी। आप उसके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और उससे आप जो है उसके साथ फिर प्रॉपर उसकी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह सिंपैथेटिक होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पेशेंट एंड चीयरफुल होना चाहिए आपके पेशेंट को। अब सिंपैथी और एम्पैथी आप लोगों ने F1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की होगी। F1 में मुझे इसमें इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल ये है कि आपने उसके साथ काइंड रहना है, गुस्से के साथ नहीं रहना। जी अफ़रा, ज़्यादातर अफ़रा को आवाज़ नहीं आ रही। अफ़रा अपना लिंक एक्सेस करें। ठीक है जी। अच्छा जी, सिंपैथेटिक, काइंड, पेशेंट और चीयरफुल, इससे ये मतलब है कि आप लोगों ने बच्चों के साथ चीयरफुल रहना है, यानी कि जॉली सा बन के रहना है। हम हमने अगर अपने घर के बच्चों को अगर कोई उनसे कोई काम कराना हो या उनको कोई बात समझानी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है? हम मज़ाक-मज़ाक में उनसे बात करते हैं, जॉली होके उनसे बात करते हैं ताकि बच्चा हमसे फ़ियर जो है ना रहे। ठीक है जी? तो ऐसे हमने उसके साथ पेशेंस शो करनी है, यानी कि इसमें ये है कि बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं। पीड्स वार्ड में तो बहुत ही ज़्यादा, किसी की मैंने अगर ड्यूटी की हो तो आइडिया होगा कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं।
हाँ जी, फ़ायज़ा कह रही हैं कि अगर इंजेक्शन लगवाने के लिए बच्चा ट्राई करता है, तो अगर नर्स कहती है कि आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, किसी और को लगाना है, तो ये एंटायरली रॉन्ग है, ठीक है जी? आपने उसको इस तरह से नहीं गाइड करना। ये तो उसके साथ जो है डिसलॉयल्टी है और आप उसको जो है वो झूठ बोल के उसके साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आप पे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा और आपसे बिल्कुल भी जो है वो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपने जो भी करना है बच्चों को एतमाद में लेके करना है, उनको सच सच बोल के करना है, ऑनेस्ट रहना है उनके साथ, लेकिन आप प्यार से उनको बात समझा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को ये कह सकते हैं पीड्स वार्ड में कि बेटा आप इंजेक्शन लगवा लें या आप मेडिसिन ले लें, उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है? मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी या मैं आपके साथ खेलूँगी या मैं कोई ऐसा काम करूँगी जिससे बच्चा जो है वो हैप्पी फ़ील करे और रिलैक्स फ़ील करे। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके साथ उसको एंगेज कर सकते हैं। कोई कैंडीज़ का कह सकते हैं, कोई और अच्छी फूड जो बच्चे को पसंद है, उसका कह सकते हैं। यानी कि डिफरेंट किस्म की आप उसको एज़ अ रिवॉर्ड जो है वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पेशेंट्स की हम बात कर रहे थे तो पीड्स वार्ड में ज़्यादातर बच्चे क्राई कर रहे होते हैं, इरिटेबल होते हैं, उनको फ़ियर होता है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से भी वो डर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये करना होता है कि एज़ अ नर्स आपने पेशेंट रहना है, ठीक है जी? आप में पेशेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कि कोई बात नहीं बच्चे हैं, वो कौन से बड़े हैं जिनको ये समझ हो, वो जानबूझकर तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको आप में के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। जी, मुनीबा हॉस्पिटल में टॉयज़ वग़ैरह होते हैं, आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। पीड्स वार्ड में अगर आप देखें तो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, जहाँ पे प्ले रूम होता है या एक्टिविटी रूम होगा या डिफरेंट किस्म के स्विमिंग पूल्स भी उन्होंने बनाए होते हैं और बच्चों को एक्चुअली जो है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए या स्टोरी बुक जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो जिनमें हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं और इससे उनका माइंड भी डाइवर्ट होगा और उसमें डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करके जो है उनका वो केयर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लव टू वर्क विद चिल्ड्रन। अगर आप पीड्स यूनिट में काम कर रही हैं और आपको बच्चे नहीं पसंद, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें। सिर्फ वही नर्सेज़ जो हैं वो पीड्स वार्ड में काम कर सकती हैं अच्छे तरीके से जिनको बच्चे अच्छे लगते होंगे, ठीक है जी? वो खुद ब खुद ही उनके अंदर कुछ पेशेंस भी आ जाएगी, वो काइंड भी रहेंगी और वो चीयरफुल भी रहेंगी। लेकिन अगर आप खुद से इरिटेटेड हैं, आपके अंदर कोई स्ट्रेस लेवल चल रहा है, आपकी अपनी कोई फैमिली डिस्टर्बेंस चल रही है या आप ड्यूटी से डिससैटिस्फाई हैं, तो फिर आप इतना हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी? मोस्टली क्या होता है शिफ्ट रूटीन्स होती हैं और कुछ लोग डबल ड्यूटीज़ भी करती हैं नर्सेज़, तो जो डबल ड्यूटीज़ वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते। सिंगल ड्यूटीज़ वाले भी तभी हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो बच्चों को पसंद करते हैं या बच्चों के साथ वर्क करना अच्छा लगता है उनको, तो तभी दे सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंटरेस्टेड इन फैमिली केयर और नर्स की जो गुड क्वालिटीज़ हैं उसमें ये भी है कि फैमिली केयर जो है उसको उसमें वो इंटरेस्टेड होने चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे हमने पीड्स का नाम लेना है, बच्चों को तो केयर प्रोवाइड करनी ही करनी है, साथ में हमने फैमिली केयर भी देनी है, ठीक है जी? उसमें फैमिली की एजुकेशन आ सकती है, फैमिली टीचिंग आ सकती है, फैमिली काउंसलिंग आ सकती है, ये सारी चीज़ें उसमें आएँगी। अब जब मैंने पीड्स वार्ड में ड्यूटी की थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि बहुत सारी नर्सेज़ ऐसी थी, जो कि बच्चों की केयर में तो बहुत इफ़ेक्टिव थी, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उनकी फैमिली से बात कर सकतीं, उनकी फैमिली को कुछ गाइड कर सकतीं। तो ये चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों में ये होनी चाहिए। बच्चे अगर ज़िद्दी होते हैं, तो मीरा पूछ रही है कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं तो क्या किया जाए? बेटा इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप उनको प्यार से हैंडल करें, ठीक है जी? अगर वो अपने घरवालों के साथ भी ज़िद्दी हैं, तो डेफ़िनेटली वो वहाँ पे भी आके ऐसा ही रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन आपने अपनी पेशेंस लेवल को मेंटेन रखना है, आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने एज़ अ रिवार्ड उनको कोई ना कोई चीज़ देनी है, कैंडी वग़ैरह दे दिया, कोई प्ले की ऑफ़र कर दी, कोई स्टोरी की ऑफ़र कर दी, ठीक है जी? आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में जब उसको एंगेज करेंगे, तो बच्चा खुद ब खुद ही आपके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा और वो फिर कोऑपरेशन करेगा।
अच्छा जी, लास्ट इसका जो गुड क्वालिटीज़ भी हैं उसमें ये है, एबल टू प्रोवाइड टीचिंग टू चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। ठीक है जी, अब न इस लेवल पे आपका इतना एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि आप चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज़ को टीचिंग प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नॉलेजेबल हों। अगर आपको खुद से नॉलेज नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मदर आपसे पूछ लेती है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो मुझे बताएँ कि मैं कैसे कराऊँ? अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, उसकी टाइमिंग के बारे में, उसकी टेक्नीक के बारे में, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पता होगा, तो हाउ इज़ इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है उसको गाइड करें, ठीक है जी? आप जो लोग जो हैं एज़ अ नर्स तभी टीचिंग प्रोवाइड कर सकती हैं जब आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज पूरा हो जो है प्रॉपर आपके पास होगा, तो फिर ही आप बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को गाइड कर सकती हैं। कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना, ठीक है जी? इससे क्या होगा अगर आपको चीज़ नहीं पता, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे कह दें कि भई मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको इसके बारे में लर्न करके नॉलेज लेके मैं आपको बता दूँगी। लेकिन आपने इसमें कभी भी मिसगाइड नहीं करना, ठीक है जी? क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर शुरू से मिसगाइडेड रहें, तो जब वो एज़ अडल्ट जाते हैं तो उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। फिर वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो किसी को भी नहीं समझते कुछ भी। वो कहते हैं कि लो जी इसको क्या पता है, ये तो सारे लोग ही ऐसे हैं, शुरू से झूठ बोलते हैं, सब मेरे साथ शुरू से मुझे मिसगाइड किया गया है। तो वो पर्सन क्या होगा, वो फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा और एज़ अ डल्ट जब वो डेवलप हो जाएगा स्टेज में, तो फिर नेगेटिव पर्सनैलिटी उसमें डेवलप होती है। इसी तरह फैमिलीज़ को अगर आप मिसगाइड करते हैं, तो वो भी नेक्स्ट टाइम जो है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो आपकी बात को रिलायबल नहीं समझेंगी, चाहे वो आप ठीक बता रही हैं या गलत बता रही हैं। तो इसलिए नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा जी। नेक्स्ट है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। ठीक है जी, पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, डिफाइन किया हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग को, और उसके बाद जो है अब क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की, कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं। जब क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रोल्स की जगह पे क्वालिटीज़ मेंशन कर देते हैं, तो इट्स इंटायरली रॉन्ग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वालिटीज़ क्या हैं और रोल्स क्या हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। तो मेन है जी, मेन ये 3 रोल्स हैं। ठीक है जी। द गोल ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड और प्राइमरी हेल्थ केयर आर। ठीक है जी, मेन जो है इसका फोकस है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो है इसका जो है मेन जो रोल्स हैं वो नर्स के इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला है जी, प्रमोट द हेल्दी मैच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड as a physical, intellectual and emotional being within the context of his family and community। ये प्राइमरी लेवल है। आपने क्या करना है कि चाइल्ड की इस प्राइमरी लेवल में उसकी जो चाइल्ड जो ग्रोथ है उस पे फोकस करना है कि उसकी जो है ना हेल्दी मैच्योरेशन हो, यानी कि उसकी फिजिकली अच्छी ग्रोथ हो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतरीन हो, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो, इमोशनल तौर पर वो जो है अच्छा तौर पे अपना रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है जी, फैमिली और कम्युनिटी दोनों लेवल के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। दूसरा है जी, प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द चाइल्ड हु रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम डिजीज सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल में यही होता है कि ऐसे बच्चे जो बीमार हैं, जो सिक हैं, उनको हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है जी, हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि डिजीज़ को ट्रीट किया जाए। फर्स्ट में है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ठीक है जी, और उसमें हमने उसकी हेल्दी ग्रोथ को फोकस करना है। और दूसरे में है जी क्योर ऑफ द डिजीज़, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो हम प्रोवाइड करेंगे, सेकेंडरी लेवल है। और थर्ड पे है जी टर्शियरी लेवल, इसमें हम करेंगे डीलिंग विद द चाइल्ड डिसेबिलिटीज। और
लेवल डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंडरी, और फिर जो है हम टर्शियरी लेवल डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लेवल, टू हेल्थ एजुकेशन टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स एंड प्रोवाइडिंग चाइल्ड बेसिक नीड्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं प्रिवेंशन पे, डिजीज प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, और हेल्थी जो मेचोरेशन है उस पर फोकस करेंगे। इसमें आ जाता है ज़्यादातर हेल्थ एजुकेशन। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक नीड्स जो हैं चाइल्ड की, यानी कि उसको बात किस तरह से दिलाना है, उसको फीडिंग कितने टाइम पे करानी है, डायपर कब कब चेंज करना है, उसको क्लॉथिंग कैसी करनी है। अगर तो विंटर है तो हमने क्या करना होता है, अगर हमने 2 लेयर्स पहनी है अडल्ट ने, तो हम बच्चों को 3 लेयर्स पहनाते हैं, ये फिनोमेना होता है। ठीक है जी। और अगर समर है तो समर में हम उसकी लेयर जो है वो कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। लेकिन विंटर में हमेशा ये ख्याल करना चाहिए, अगर हमने 2 लेयर्स पहनी है, अगर शर्ट पहनी है उसके ऊपर स्वेटर पहना है, तो हमने बच्चों को 3 लेयर्स पहनानी है। बच्चे जो हैं सर्दियों में हाइपोथर्मिया में जाती हैं बहुत जल्दी, क्विकली, और ये जो है साइलेंट किलर है। इसमें बहुत जल्दी जो है हीट लॉस की वजह से बच्चे डेथ की तरफ चले जाते हैं। साइमा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना नेट चेक करें प्लीज। बाकी सबको आ रही है आवाज और वीडियो? चेक कर लें, आप लोग अपने कनेक्शन चेक करें। और जहाँ जहाँ पे आपको समझना है आप साथ साथ पूछ लें, किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिए। जी बच्चों, चिल्ड्रन वार्ड में जाहिर सी बात है टफ होता है वर्कआउट करना, लेकिन अ, वही बात है, अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो आपको टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बच्चे ही नहीं पसंद, आपको बच्चों की केयर नहीं पसंद, और अगर आप खुद से मेंटली अपसेट हैं, आप स्ट्रेस लेवल में हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। एमन राहत, विंटर का मैंने ये बताया है कि बच्चों में टेम्परेचर इरेगुलेशन हो जाती है। ठीक है जी, बच्चे क्या करते हैं, उनमें एडिपोज टिश्यूज कम होते हैं, तो हीट जो है वो स्टोरेज नहीं होती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है, तो उसकी वजह से बच्चे जो है ना जल्दी क्विकली हाइपोथर्मिया में जाते हैं। और इसलिए हमें उससे प्रिवेंशन करने के लिए हमने, अगर हमने खुद 2 लेयर्स पहनी है कपड़ों की, तो हमने बच्चों में 3 लेयर्स ऐड करनी होती हैं। ठीक है जी। और अगर नॉर्मल वेदर है तो आप उनको एक 1 लेयर भी पहना सकते हैं, अगर थोड़ा सा मॉइस्चर वेदर है तो आप 2 लेयर्स कर सकते हैं, लेकिन विंटर में हमेशा उसको ज़्यादा रैपिंग की ज़रूरत होती है। प्राइमरी लेवल हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ एजुकेशन है, और साथ में उसकी बेसिक नीड्स के बारे में पेरेंट्स को बताते हैं, और इम्यूनाइजेशन के बारे में गाइड किया जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोगों में अगर आप देखें कम्युनिटीज़ में, तो वही फास्ट के टीके बच्चों को नहीं लगवाते, वो गलत करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने दे दिया है, अब हमें बच्चा, अब ये अल्लाह के हवाले है। ठीक है, कुछ लोगों के रिलीजियस मिथ्स होते हैं, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने इम्यूनाइजेशन नहीं करानी, हमने वैक्सीनेशन नहीं करानी। तो ये हमें उनको फिर समझाना पड़ता है, इस पे पूरी हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है कि अगर आप इम्यूनाइजेशन नहीं कराते तो आपके बच्चे को जैसे-जैसे वो ग्रोइंग एज में जाएगा, मीज़ल्स, मम्प्स, जो डिप्थीरिया वगैरह, टेटनस वगैरह, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोलियो वगैरह के जो हैं वो भी चांसेस होते हैं। ठीक है? तो नर्स कैन मेंटेन चाइल्ड हेल्थ। ठीक है जी, एक तो चाइल्ड हेल्थ मेंटेन करेगी, देन है हेल्प द चाइल्ड टू अचीव हिज ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, और वो फोकस करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो। देन है प्रिवेंट डिजीजेज एंड देयर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि प्राइमरी लेवल पे उसकी एक हेल्थ मेचोरेशन है, हेल्थ प्रमोशन है, ग्रोथ प्रमोशन है, दूसरा प्रिवेंशन है डिजीज। तो इसलिए इसके लिए हम क्या-क्या स्टेप ले सकते हैं, वो सारा हम उनके पेरेंट्स को गाइड करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल। द नर्स हैज़ टू प्रोवाइड केयर टू सिक चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। इसमें हम, हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिक चिल्ड्रन पे और उनकी फैमिलीज़ पे होगा। ठीक है जी। सेकेंडरी लेवल ही उसी तभी स्टार्ट होता है जब
बच्चे जो हैं वो बीमार हो चुके होते हैं, किसी न किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तो फिर हमने उनको उसमें केयर प्रोवाइड करनी होती है। सबसे पहले है जी इसमें असेसिंग देयर नीड्स। अब सबसे पहले आपने उसकी नीड्स को असेस करना है कि बच्चों को कौन-सी प्रॉब्लम है, उनको वो किस बीमारी में सफ़र कर रहा है। मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को जो बहुत ही छोटे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको फ़ीवर हो सकता है, ठीक है जी? उनको जो है पेन हो सकती है, क्राई कर रहा होगा बच्चा, रेस्टलेस फ़ील करेगा, उसको फीडिंग रिस्पॉन्स जो है वो उसका स्लो हो सकता है। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्ली फीड कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे बच्चा बीमार होगा तो वो फीड नहीं लेगा, ठीक है जी? ये भी एक मेन साइन है। दूसरा वो क्राई होगा, इरिटेबल होगा, ठीक है जी? फ़ीवर हो सकता है, बच्चों में डायरिया हो सकता है, ठीक है जी? लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं। स्लाइड्स मिल जाएँगी आप लोगों को, जैसे लेक्चर फिनिश होगा आई विल शेयर यू, ठीक है? ठीक है जी, तो आप सबसे पहले उसकी नीड्स असेस कर लेनी है कि उसको क्या-क्या नीड्स हैं, कौन-कौन सी बीमारी है उसको और उसको किस तरह की केयर की ज़रूरत है, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप नीड्स में उसकी बेसिक नीड्स भी आ सकती हैं, अगर सेकेंडरी लेवल में देखें, तो उसमें ये है कि आपने असेस करना होता है कि उसको बाथरूम की ज़रूरत है, उसको डायपर चेंज करने की ज़रूरत है या उसकी फीड का टाइम हो रहा है या उसकी वैक्सीनेशन का टाइम है, क्या है, किस तरह से वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। फिर है जी प्लानिंग फॉर देयर केयर। जब आप असेस कर लेते हैं नीड्स, फिर आपने उसकी प्लान करना होता है कि आपने उसको कौन-कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी कौन-कौन सी करनी है, वो इसमें आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। प्लान कर लेते हैं। देन है जी इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर प्लान। जिस तरह हम एनसीपी बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है इसका। फिर असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है नर्सिंग केयर प्लान की। ये आप लोगों ने F1 में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आप लोगों को आई एम श्योर आता भी होगा। ठीक है जी। लेकिन जब हम पीरियड से रिलेटेड एमसीटी की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी चेंजेज़ आती हैं। आपने उसमें सिनेरियो में जब उसकी असेसमेंट लेते हैं, तो उसमें आपने पीरियड्स पेशेंट की एज मस्ट मेंशन करनी होती है। दूसरा आपने उसमें ये मेंशन ज़रूर करना होता है कि पेशेंट किसके साथ आया। क्योंकि अडल्ट्स का और लेवल होता है, बच्चों का और होता है। बच्चे हमेशा किसी न किसी के साथ आते हैं, या मदर के साथ आए या केयर गिवर के साथ आए, केयर टेकर के साथ आए। तो आपने स्टेटमेंट में ये ज़रूर मेंशन करना होता है और उसमें उसके केयर टेकर की ही स्टेटमेंट जो है उसमें मेंशन करनी होती है कि फ़लाँ पेशेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगी फ़ीवर के साथ है, एक बेबी आया है हमारे पास, 3 ईयर ओल्ड बेबी जो है, वो इमरजेंसी में है, तो मैं कहूँगी 3 ईयर ओल्ड पेशेंट केम विद हिज मदर, ठीक है जी? अपनी मदर के साथ आया इन द इमरजेंसी या इन द ओपीडी। देन हिज मदर एक्सप्लेन्ड, ठीक है जी? उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया। हमने ये नहीं लिखना कि बच्चे ने एक्सप्लेन किया। बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं बता सकते। हाँ, अगर स्कूल एज या एडल्सेंट लेवल के सॉरी पेशेंट्स होते हैं, तो वो बता सकते हैं, ठीक है? तो मोस्टली अगर अंडर 5 जो होते हैं, वो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं, वो मदर्स के साथ, केयर टेकर के साथ आती हैं। तो आपने उस स्टेटमेंट में मदर और केयर टेकर की स्टेटमेंट को ही मेंशन करना है, ठीक है जी? बाकी नर्सिंग प्लान सेम है, उसमें डायग्नोसिस आ जाती है, फिर आप डायग्नोसिस में कर लेते हैं, फिर प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो आ जाती है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है और फिर इवैल्यूएशन वगैरह आ जाती है, ठीक है जी? तो जब आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने हैं, तो आप लोगों ने इसमें एमसीक्यू जो हैं वो भी मेक करने होते हैं, तो इसकी आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जैसे-जैसे हम पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं किसी दिन आप लोगों को एमसीक्यू जो है वो भी शेयर कर दूँगी, उसमें हम देख लेंगे कि किस तरह से क्विज़ के हवाले से हम बना सकते हैं। हाँ जी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जब पीरियड से रिलेटेड इंटरवेंशन लिख रहे होते हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशन तो उसमें सारी वो अडल्ट्स की इंटरवेंशन मेंशन कर देते हैं। इट्स एंटायरली रॉन्ग। आपको उसके 0 मार्क्स मिलते हैं। आपने हमेशा बच्चों से रिलेटेड ही जो इंटरवेंशन है वही उसमें मेंशन करनी होती हैं और एडल्ट से रिलेटेड आपने उसमें कुछ भी मेंशन नहीं करना होता। क्योंकि नर्सिंग केयर जो है एडल्ट्स की डिफरेंट होगी और पीड्स की डिफरेंट है। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, गॉट इट?
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रोवाइडिंग हेल्प, इवैल्यूएटिंग चिल्ड्रन कंडीशन एंड प्लान ऑफ केयर। फिर हमने इवैल्यूएट करना है उसी तरह एनसीटी की, जिस तरह हम एनसीटी में बनाते हैं इवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। और देन है प्रोवाइड हेल्प टीचिंग टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आपने जब भी नर्सिंग प्लान बनाना है आपने एक यूनिट ये मस्ट मेंशन करना है कि उसके पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को हम जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, और उसको जो है उसकी टीचिंग जो है जो भी हेल्थ टीचिंग उसको रिक्वायर है वो उसको हम मस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, टर्शियरी लेवल अब हम डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा मेन है, लास्ट वाला लेवल होता है। द नर्स शुड असिस्ट चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग इलनेस और डिसेबिलिटी। ठीक है जी, अब इसमें हम सिम्प्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसमें ये फोकस करते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी डिजीज के साथ साथ इलनेस के साथ साथ वो जो भी उसकी डिसेबिलिटी है उसके साथ साथ अपना मैक्सिमम फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादातर सीए के पेशेंट्स आ जाते हैं, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आ सकते हैं, या किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, कोई पैरालिसिस बच्चों में अगर है, या किसी का कोई ट्रॉमा हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह हो गए हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये सारी आ जाती हैं। अब हमने पहले डिस्कस की, रोल्स डिस्कस किए थे, लेवल डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइमरी लेवल था, सेकेंडरी और टर्शियरी था। ठीक है जी, लेकिन अब इसमें उसी के अकॉर्डिंग कुछ रोल्स हैं जो कि आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। ईमन, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? यार अपने नेट चेक करें प्लीज, आप लोगों को कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस रोल और एडवांस प्रैक्टिस रोल। अब ये लिस्टिंग है, इसे हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है जी, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स प्राइमरी रोल में एज अ वो केयर गिवर वर्क करेगी। ठीक है जी, उसने मेन रोल उसका प्राइमरी लेवल पे है जी केयर गिवर, यानी कि उसने केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, दूसरा है जी एडवोकेट, एज अ एडवोकेट वो रोल प्ले करेगी, यानी कि बच्चे को जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसके भी हाथ से जो है ना वो खुद उसकी बात को आगे पहुंचाएगी और एडवोकेट करेगी कि मेरे पेशेंट को ये चीज़ रिक्वायर है, वो उसकी ये बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि बच्चे खुद तो बोल नहीं सकते, तो खुद से अपना कोई डिसीजन ले नहीं सकते, तो इसलिए जो है फिर नर्स जो है वो वहाँ पे एज एडवोकेट रोल भी प्ले करेगी। देन है एजुकेटर, जो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी लेवल में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, टीचिंग प्रोवाइड करनी होती है, तो उसमें जो है वो उसको एज एजुकेटर वर्कआउट कर सकती है। फिर है जी एज अ रिसर्चर, वो प्राइमरी लेवल पे एज अ रिसर्चर भी वर्कआउट कर सकती है, रिसर्चेस कर सकती है। उसके पास अगर डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटी एरिया से, तो वो उनके एज अ रिसर्चर भी वर्कआउट कर सकती है। नेक्स्ट है जी मैनेजर और लीडर, वो एज अ मैनेजर मैनेज करेगी वार्ड को, पेशेंट को मैनेज करेगी, और एज अ टीम लीडर जो है वो भी वर्कआउट कर सकती है प्राइमरी वार्ड में। नेक्स्ट है सेकेंडरी रोल। सेकेंडरी में उसमें वो एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वो अपना रोल परफॉर्म करेगी, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करके चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्योर करना होता है डिजीज को, तो वो उसको डिफरेंट पैरामेडिक्स जो होते हैं उनके साथ मिलके काम करना होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे उसने वर्कआउट करना होता है। फिर कोलैबोरेटर है, यहाँ पे भी वो डिफरेंट पैरामेडिक्स जो होते हैं, डॉक्टर्स और दूसरे टेक्नीशियंस और जितने भी वार्ड में होते हैं हेल्थ पैरामेडिक्स, उनके साथ मिलके काम करना होगा। फिर एज अ कम्युनिकेटर जो है वर्कआउट करेगी, वो कम्युनिकेट करेगी। ठीक है जी, इस लेवल पे आके वो चिल्ड्रन से भी कम्युनिकेट करेगी, उसके पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करेगी, उनको बताएगी कि पेशेंट को कौन कौन क्या क्या है, कौन सी डिजीज है, और उसकी क्या क्या यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरह हम इन्फॉर्म कंसेंट साइन कराते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उसके रिस्क और बेनिफिट्स वगैरह और एडवांटेजेस वगैरह। ठीक है जी,
तो अल्टरनेटिव क्या उसका सॉल्यूशन है और उसमें क्या-क्या प्रोसीजर आएँगे, वो सारी चीज़ें हमने कम्युनिकेट करनी होती हैं एज़ अ नर्स। पे पेशेंट को अगर पेशेंट बहुत छोटा है, बच्चा बहुत छोटी एज का है, तो फिर हम उसके पेरेंट्स को जो है ना वो गाइड करेंगे या जो भी हेल्थ केयर गिवर आया है उसको गाइड करेंगे। देन है एज़ अ कंसल्टेंट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि एज़ अ कंसल्टेंट के तौर पे भी वो वर्कआउट कर सकती है। नर्स जो होती है पीरियड्स वार्ड में एज़ अ कंसल्टेंट इसलिए है कि जब ऑन ड्यूटी डॉक्टर प्रेज़ेंट नहीं है और उसको अपने पेशेंट की सारी सिचुएशन का पता है, तो वो वहाँ पे स्टेप ले सकती है। ठीक है जी? फिर डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिसेस रोल जो हैं उसमें क्लिनिकल नर्स के तौर पे वो एक्ट करेगी, क्लिनिकल केयर कोऑर्डिनेटर के तौर पे और केयर मैनेजर। फिर उसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं डिफरेंशिएटेड, उसमें वो इस तरह से रोल परफॉर्म कर सकती है। अगर आप एडवांस की बात करें तो फिर उसमें नर्स प्रैक्टिशनर आ जाती है, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है और केस मैनेजर। ये रोल्स हैं जो कि उसमें एज अ परफॉर्म कर सकती है डिफरेंट सेटिंग। ठीक है, ये आपको टिप ऑफ द फिंगर रोल्स आने चाहिए कि प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में, डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस में और एडवांस प्रैक्टिस में कौन कौन से रोल्स आते हैं। कंसल्टेंट में ये है कि पीड्स वार्ड में नर्स जो है वो एज अ कंसल्टेंट भी वर्कआउट कर सकती है, यानी कि उसको अपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होता है, पूरे सिनेरियो का पता होता है। अगर कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ऑन द स्पॉट वो अपने पेशेंट की बेहतरी के लिए वो स्टेप ले सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेटिंग वेयर पीडियाट्रिक नर्सेज आर इन्वॉल्व्ड। अब कौन-कौन सी सेटिंग्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक नर्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक तो है जी एक्यूट केयर सेटिंग, दूसरी है स्कूल्स में पेशेंट्स होते हैं, स्कूल्स में बच्चे होते हैं और बच्चों को वो केयर प्रोवाइड कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे उन्होंने पीडियाट्रिक नर्स जो है वो हायर की होती है। क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर स्कूल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको असेसमेंट करती है और उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है। इस तरह क्लिनिक्स में ओपीडी बेस्ड क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे पीडियाट्रिक नर्सेज जो है वो वर्क कर सकती हैं। इसके अलावा फिजिशियन ऑफिस में एज असिस्टेंट जो है नर्स जो है साथ में काम कर सकती है। साथ में होम हेल्थ एजेंसीज में जो कि डे केयर लाइक जो है उसमें भी आ सकती हैं, या घर की जो है सेटअप उसमें भी वो वर्कआउट कर सकती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वर्कआउट कर सकती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वर्कआउट कर सकती है। इसके अलावा जो है वो हॉस्पिस प्रोग्राम, डे केयर सेंटर और साइकेट्रिक सेंटर, साथ में समर कैंप, ये कुछ सेटिंग्स हैं जहाँ पे एज अ पीड नर्स जो है ना वो वर्कआउट किया जा सकता है। तो चलिए मैं अभी आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ इस लेक्चर की, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे।
मेरा